2019 में ये एक्ट आया था जेएनके के रिलेटेड। 2019 से पहले की बात करें, जेएनके जो था, जेएनके क्या था, एक स्टेट थी। उससे पहले की बात करें तो ये जेएनके क्या था, एक प्रिंसली स्टेट थी, है ना, एक प्रिंसली स्टेट थी। ये इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है 1949 में, तब जाके ये इंडिया का पार्ट बनता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। 370 आर्टिकल इसमें ऐड होता है। ये कुछ चीज़ें रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे आर्टिकल 370 के अंडर। आज के लेक्चर में हम रीऑर्गेनाइजेशन पे ही फोकस रखेंगे। सो चलिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारे जेएनके को बाइफरकेट किया गया। 2019 में क्या हुआ, जेएनके को बाइफरकेट किया गया इनटू 2 यूटीज। यूटी कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, एंड सेकंड थी हमारे पास लद्दाख यूटी, ठीक है। इन दो में कन्वर्ट किया गया। किस तरीके से कन्वर्ट किया गया वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, इसमें 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। किस तरीके से याद करेंगे, SPS 3, 4, 5, ठीक है। 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट क्या है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके अंडर आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 1 to 4। उसके अंडर निकल के आता है एक आर्टिकल 3, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसकी वजह से जो है हमारी जो स्टेट थी उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या करता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। क्या पावर देता है पार्लियामेंट को, कि फॉर्म कर सकता है एक न्यू स्टेट, इंक्रीज कर सकता है एरिया किसी भी स्टेट का, डिक्रीज कर सकता है एरिया किसी भी स्टेट का, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है नेम को। नेम की बात करें तो रीसेंट की बात करें तो रीसेंट में ओडिशा को कन्वर्ट कर दिया गया था हमारा ओडिशा, है ना, इस तरीके से चेंज किया था। तो ये जो नेम है ये सब चीज़ें किसके अंडर होती हैं, आर्टिकल 3 के अंडर। आर्टिकल 3 के अंडर हमने क्या पढ़ा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को पावर देता है न्यू स्टेट बनाने में, एरिया इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बाउंड्रीज चेंज करनी है, नाम चेंज करना है। ये सब पावर्स किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और ये चीज़ें चेंज कैसे करनी है, ये चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे करनी है, इसका प्रोसेस क्या है वो पहले समझेंगे। सबसे पहले इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को हमें रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट रेफर करेगा बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट सिंपल स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल प्रेजेंट करेगा, ठीक है। दिस इज द कंपल्सरी स्टेप। स्टेट लेजिस्लेचर उसके बाद अपना व्यू पॉइंट देंगे प्रेसिडेंट को। क्या देखा हमने यहाँ तक, सबसे पहला स्टेप कि रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, दूसरा स्टेप प्रेसिडेंट बिल रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, और ये जो स्टेप है बिल रेफर करना, ये जो स्टेप है दिस इज द कंपल्सरी स्टेप, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को जो है वो बिल रेफर करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी ओडिशा, इनका नाम चेंज करना था, तो इसमें क्या हुआ, जो बिल था ये सबसे पहला स्टेप प्रेसिडेंट को ये बिल रेफर करना था टू द ओडिशा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये स्टेप होता है, दिस इज द कंपल्सरी स्टेप। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, अपना व्यू पॉइंट देगी प्रेसिडेंट को। जो भी बिल उन्होंने उनको रेफर किया है उसके रिलेटेड अपना व्यू पॉइंट बताएंगे कि क्या वो येस करेंगे, क्या वो नो करेंगे, या फिर वो जवाब ही नहीं देंगे, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। उनका व्यू पॉइंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज द कंपल्सरी स्टेप। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोल रही है, येस नो, जवाब ही नहीं दे रही है, उसका कोई भी बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाँ बोलो ना बोलो नहीं बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट को सिंपल अपना बिल रेफर करना था, कर दिया, दैट इज द कंपल्सरी स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो जो बिल था वो रेफर कर देगा टू द पार्लियामेंट, ठीक है, रेफर कर देगा टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होगा, पार्लियामेंट
क्या करेगी, बोथ द हाउसेस में पास कर देगी बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ वो बोथ द हाउसेस में पास हो जाएगा। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी देख लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी है वोट ऑफ मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे स्ट्रेंथ है 100 की और 100 में से प्रेजेंट है वहाँ पे 90 में से उन्होंने जो 20 थे वो मना कर गए कि हम वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने बच के 70 में से जो 50% होगा, 70 का 50% कितना हुआ 35 है ना। 35% जो वहाँ पे बैठे होंगे उनको वोट करना कंपलसरी है, वो होती है सिंपल मेजोरिटी। अगर वो 35% वहाँ पे वोट करेंगे दैट इज सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो गया। ठीक है, अगर सिंपल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, साइन करके असेंट दे देता है उस बिल को और वो बिल हो जाता है एक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस रहता है। हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 3 एम्पावर करता है ये सारी चीजें करने में। प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देंगे। प्रेसिडेंट कंपल्सरी स्टेप करेगा, लेजिस्लेचर को बिल रेफर करेगा, लेजिस्लेचर व्यू पॉइंट देगी। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं है, आपको करना है नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट अपना बिल रेफर करना है तो क्या कर देगा, पार्लियामेंट को रेफर कर देगा। पार्लियामेंट को रेफर करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर देगा और वो जो प्रेसिडेंट असेंट देंगे और वो एक्ट बन जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो प्लीज़ रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। उसके बाद JNK की बात करते हैं। JNK में क्या हुआ, 21 नवंबर 2018 में लेजिस्लेचर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर डिसॉल्व करते हैं लेजिस्लेचर असेंबली। न्यू इलेक्शंस एक्सपेक्ट हो रही है कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है इलेक्शंस होंगी, बट वो पोस्टपोन हो गई। उसके बाद जब 6 महीने का वहाँ पे गवर्नर रूल लगा तो 6 महीने के बाद क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जिसको हम सेंट्रल रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे होती है गेम स्टार्ट। क्या होता है यहाँ पे, लेजिस्लेचर असेंबली तो होती नहीं है। हमने प्रोसेस में क्या पढ़ा, प्रेसिडेंट क्या करता है, रेफर करता है बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर है नहीं है तो क्या करेगा, सेंट्रल रूल लगा है तो पार्लियामेंट क्या करेगा, डायरेक्टली प्रेजेंट कर देगा बिल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो 5 अगस्त 2019 में क्या होता है, राज्यसभा में बिल जो है इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और उसी दिन पास हो जाता है। ठीक है, उसी दिन पास हो जाता है बाय द अमित शाह। अमित शाह जी कौन है हमारे, कौन से मिनिस्टर हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं। कौन से, होम मिनिस्टर। ठीक है, इनके द्वारा पास कर दिया जाता है और 1-1 फेवर होता है इस वोटिंग में और 61 अगेंस्ट होते हैं। उसके बाद 6 अगस्त 2019 में क्या होता है, लोकसभा में पास कर दिया जाता है। 370 फेवर में आते हैं और 70 अगेंस्ट में। 9 अगस्त 2019 में क्या होता है, प्रेसिडेंट उस बिल को क्या कर देता है, असेंट दे देता है और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे रामनाथ कोविंद जी। यहाँ पे साइन किसने किया, रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, अगर मैं इस टाइम की बात करूँ, इस टाइम में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, उसके बाद जो है 31 अक्टूबर 2019 को इस बिल को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ये फोर्स में आ जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर की बात करें, 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हमने यहाँ तक देख लिया कि जो है वो असेंट मिल चुका है। इस बिल में क्या क्या चीज़ें इस एक्ट में लिखी थी वो चीज़ें देखते हैं। इस एक्ट में जब ये पास कर दिया गया, असेंट मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 31 अक्टूबर 2019 से जो हमारा JNK स्टेट थी उसको UTs में कन्वर्ट कर दिया। 1 इज़ JNK स्टेट एंड दूसरा लद्दाख। ठीक है, 2 UTs में कन्वर्ट कर दिया गया। फर्स्ट UT थी JNK UT जिसको हम सेक्शन 4 के अंडर देते हैं। देखो सेक्शंस मैंने यहाँ लिखी हैं साथ साथ,
अलग से भी हम इनको पढ़ेंगे, मैंने साथ साथ लिख दिया। अगर आपको चीज़ें यहाँ से ग्रैब करनी है, यहाँ से आपको समझ आती हैं, यहाँ से दिमाग में बैठती हैं तो ठीक, नहीं तो हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की जो सेक्शंस हैं, कितनी सेक्शंस हैं हमारे पास, 103 सेक्शंस हैं, ठीक है। इन सेक्शंस की बात की गई है कि सेक्शन 4 के अंडर यूटी, JNK यूटी जो है वो सेक्शन 4 के अंडर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा यहाँ पे, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, सेक्शन 14(1) के अंडर बोला है। और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 में आता है, ठीक है। लेजिस्लेचर असेंबली दी गई कि JNK यूटी में एक लेजिस्लेचर असेंबली भी होगी, वो सेक्शन 14(2) के अंडर बोला गया। ये किस तरीके से होगी, जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी में होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लद्दाख यूटी की बात करते हैं तो ये यूटी कौन से सेक्शन के अंडर दी गई है, सेक्शन 3। JNK की बात करें तो सेक्शन 4 था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होंगे, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्शन 58 के अंडर दिया गया है। लद्दाख की बात करें तो लेजिस्लेचर असेंबली नहीं होगी, विदाउट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। JNK में लेजिस्लेचर असेंबली होगी बट लद्दाख में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चंडीगढ़ में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, इन तीनों में नहीं है, उसी तरीके से JNK यूटी लद्दाख यूटी में भी नहीं होगी। इसको कैसे याद रखेंगे, CAL कॉल से याद रखेंगे, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, जो हमारी JNK यूटी के अंडर है। लेजिस्लेटिव असेंबली हमने पढ़ा सेक्शन 14(2) के अंडर है। सबसे पहले बात करें सीट्स की। सीट्स कौन से सेक्शन के अंडर दी गई हैं, सेक्शन 14(3), ठीक है। जब ये एक्ट बनाया गया 2019 में, यहाँ पे सीट्स थी 107। इसको बाद में डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू इसको इंक्रीज कर दिया गया। अभी कितनी सीट्स हैं हमारे पास, 114 में से जो सीट्स हैं उसमें से 90 हमारे पास जम्मू कश्मीर की हैं एंड 24 जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हैं। 90 जो है, 90 में से 43 जम्मू की हैं एंड 47 कश्मीर की हैं। अगर हम डीलिमिटेशन कमीशन से पहले की बात करें तो हमारे पास 37 थी जम्मू की एंड 46 थी कश्मीर की। 6 सीटें बढ़ाई गई जम्मू में और 1 सीट बढ़ाई गई कश्मीर में, तो हमारे पास कितनी हो गई, 43 + 47 90 सीट हो गई। 24 मैंने आपको बताया, 24 सीट्स जो हैं वे वेकेंट रखी हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, सेक्शन 14(4) के अंडर है ये। उसके बाद सीट्स को रिजर्व कर दिया गया ST ST के लिए, वो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ST और SC की जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई, सेक्शन 14(6) के अंडर दिया गया है ये। रिप्रेजेंटेशन होगा वीमेंस का, 2 वुमेन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे, सेक्शन 15 के अंडर दिया गया ये। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर, तो वो कितनी आएगी, सेक्शन 16 के अंडर दी गई है। ड्यूरेशन होगा लेजिस्लेचर असेंबली का 5 ईयर्स तक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन। पहले हमारे JNK में कितना ड्यूरेशन होता था, 6 ईयर्स, अब कितना होगा, 5 ईयर्स। कौन से सेक्शन के अंडर दिया गया है, सेक्शन 17। एक्सटेंट ऑफ पावर्स, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी पावर्स क्या होंगी, वो सेक्शन 32 के अंडर दिया गया है। हर एक पावर लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और कोई भी पुलिस का मैटर होगा वो कौन देखेगा, वो सेंटर देखेगा। कौन देखेगा, सेंटर देखेगा। उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई है। उसके बाद लॉ की बात की गई है, कोई भी लॉ बनाना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड CM जो है एडवाइस कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कौन से सेक्शन के अंडर लिखा है, सेक्शन 54(1) के अंडर। स्ट्रेंथ जो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली, कितना होगा, 10%। और कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 53 के अंडर दिया गया है, ठीक है। ये कुछ थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें थी, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है डीलिमिटेशन कमीशन, मैंने आपको बताया डीलिमिटेशन कमीशन जो है हमारे पास 6 मार्च 2020 को बैठती है और इसकी सबमिशन कब होती है, दिसंबर 2021 में। कोरोना के कारण इतना ईयर 1 ईयर को
कोविड के कारण 1 ईयर एक्सटेंड करना पड़ा, ठीक है। डीलिमिटेशन की बात करें तो इसको हम बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आई हैं विद इन ड्यू टाइम, उसकी बाउंड्रीज को विड्रॉ करना, उसके अकॉर्डिंग जो बाउंड्रीज हैं उसको रिड्रॉ करना और लोकसभा स्टेट असेंबली की सीट्स को दोबारा से रिप्रेजेंट करना, ये किसका काम है? डीलिमिटेशन कमीशन का। डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 82 के अंडर लिखा गया है, आर्टिकल 82। और JNK में जो है 3 मेंबर कमेटी बैठी गई थी। हेड कौन था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, ये सेंटर में जो बैठे हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। उसके बाद थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुशील चंद्र और थे चीफ इलेक्शन कमीशन के शर्मा जी, ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ 3 मेंबर कमेटी थी। उसके बाद यहाँ पे इनवाइटेड थे 5 MPs फ्रॉम JNK UT में से 2 जो MPs थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनवाइटेड था, 2 BJP के मेंबर्स थे और 3 जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स थे, ठीक है। इस डीलिमिटेशन कमीशन में क्या बोला गया? जो राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे JNK में 4 रखी गई और लद्दाख में 1 भी नहीं रखी गई। कोई भी सीट जो है राज्यसभा में कोई भी MP नहीं है। लोकसभा की बात करें JNK में से 5 है सीट और लद्दाख में सिर्फ 1 सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 107 सीट्स थी, उसको इंक्रीज कर दिया गया, अब कितनी हो गई हैं? 114। JNK की बात करें सबसे पहले 83 थी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 24 वेकेंट रखी गई थी। इसको इंक्रीज करके कितना रखा गया? 90 बना दिया गया, ठीक है, 90 + 24। उसके बाद जो है 83 जो थी, मैंने आपको पहले भी सब चीज़ें ऊपर डिस्कस की हैं, 37 और 46 का रेशियो था जम्मू और कश्मीर में। और उसके बाद इंक्रीज़ कर दिया गया, 6 इंक्रीज़ की गई हमारे जम्मू में और 1 इंक्रीज़ की गई लद्दाख में। अभी कितनी है? 43 एंड 47 जम्मू एंड कश्मीर में। समटाइम्स 107 जो है, समटाइम 107 को 111 भी बोला जाता है कि 111 सीट्स थी। वो कैसे बोला जाता है? पहले 4 सीट्स इंक्लूड थी लद्दाख की और यहाँ पे 111 क्रिएट होता था, यहाँ पे 111 सीट्स होती थी। और यहाँ पे बात करें तो 87 समटाइम्स लिखा होता है लद्दाख की 4 को इंक्लूड करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पहले 111 थी जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ होता था। उसके बाद जब 2019 आया 107 सीट्स थी, ठीक है। कितनी सीट्स थी? 107। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया 2020 में और इंक्रीज कर दी गई 114 सीट्स, ठीक है। ये कुछ रेशियो था। उसके बाद 16 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई थी ST एंड SC के लिए। SC जो है 7 सीट्स रिजर्व की गई एंड ST के लिए 9 सीट्स रिजर्व की गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार इसको देखोगे ध्यान से समझ आ जाएंगी चीज़ें। फैक्चुअल चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। सीट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। सो आई थिंक आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल्स एंड पार्ट्स डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट कैरी होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा।